हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की उन कंडीशंस के बारे में जो आपको क्या बताएंगी, आपको बताएंगी सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आज का टाइटल है कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए बच्चे, हमको जो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो गिवन होती है ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जो होती है, जब हम उसके पेयर की बात करें, जब पेयर की बात करें तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके से बन जाती है। देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y, ये है मेरा b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कॉफिशिएंट उसे a1 कहूँगा, y के कॉफिशिएंट को b1 कहूँगा, कांस्टेंट जो अलग पड़ा हुआ है उसे c1 कहूँगा। ऐसी सेकंड इक्वेशन जो होगी हमारी, उसमें x के कॉफिशिएंट को a2 कहूँगा और y के कॉफिशिएंट को b2 और अलग पड़ा हुआ ये कांस्टेंट जो होगा उसे c2 कहेंगे हम। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ से कुछ कंडीशन बनती है जब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं ना इन इक्वेशंस का, तो सॉल्यूशन का भी कोई ना कोई अपना नेचर होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ नेचर होता है उसका कि सॉल्यूशन होगा कैसा। ठीक है, तो उस नेचर का जो नाम है ना, देखिए वही सॉल्वेबिलिटी है, सॉल्वेबिलिटी। ठीक है, तो देखिए किसी भी इक्वेशंस, कोई भी इक्वेशंस है हमारे पास, उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन यूनिक हो सकता है। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, बट अब हमको एक कंडीशन ध्यान रखनी है, आखिर यूनिक सॉल्यूशन कब होगा किसी भी इक्वेशंस का, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होंगे, या नो सॉल्यूशन कब होगा। देखिए ये तो सबसे पहले तो पहचान आपको यही करनी है कि a1 b1 c1 क्या होता है, a2 b2 c2 क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। इक्वेशन 1 में a1 b1 c1 होगा। ठीक है, और इक्वेशन 2 में a2 b2 c2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आप हमेशा याद रखेंगे, यदि कहीं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको ये कंडीशन मिले a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन यदि मिलती है तो आप कह देंगे, क्या बोलेंगे आप, द इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। ओके, जो हमको पेयर गिवन होगा उसका सॉल्यूशन कैसा होगा बच्चे, यूनिक होगा। यानी कि यूनिक को हम ओनली वन भी कह देते हैं। कहीं लिखा मिल जाए आपको किसी बुक में ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन भी क्या कहते हैं इसको हम। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखेंगे आप a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। चलिए आगे चलते हैं। अगली कंडीशन है हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये कब होता है बच्चे, ये होता है जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2 की कंडीशन हमारे सामने आ रही हो। ठीक है, ये कंडीशन हो। ठीक है, ओके, ये तीनों आपस में इक्वल हों तो हम कहेंगे द इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, चलिए, और लास्ट है हमारा हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ना हो, नो सॉल्यूशन। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरी कंडीशन बच्चे ये नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है। ठीक है, एक बात और सुनिए, देखिए एक वर्ड आता है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, आता है ना, ये दो वर्ड आते हैं। एक तो कंसिस्टेंसी आती है, कहता है कि भाई ये जो इक्वेशंस हैं हमारे सामने लिखिए, जो गिवन इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। तो ध्यान रखना, यदि इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन है, यदि सॉल्यूशन है या तो वो यूनिक हो या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, इन दोनों कंडीशन में हम कहेंगे द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, इक्वेशंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। और यदि कोई सॉल्यूशन नहीं है तो तुरंत कह देंगे हम इनकंसिस्टेंसी बोलेंगे। ठीक है, द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। बात क्लियर होगी ना। चलें आगे। हाँ, देखो एक बात और समझाए तो मैं हैंड टू हैंड आपको यहाँ पे देखो, यदि ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है ना, इक्वेशन ये किसी लाइन को रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंट अ लाइन, किसी एक लाइन को रिप्रेजेंट करें। देखो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ इसे। यदि एक लाइन को रिप्रेजेंट करें, ठीक है, किसी लाइन को, ये
ठीक है। फिर लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना ग्राफिकल, इसका मैं आपको एक ग्राफिकल मेथड भी समझाऊंगा आगे आने वाले टाइम में। यदि मैं इस लाइन को एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूं, इन दोनों को, इसको भी, ठीक है, तो होता क्या है, देखो हमसे सीधा सीधा पूछता है वो कि जब ये इक्वेशंस किसी लाइन को रिप्रेजेंट करें तो ये लाइन इंटरसेक्ट कब होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन इन कब कहेंगे हम, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन कब कहेंगे इन्हें हम। दूसरी बात, इनको ये कहता है कोइंसिडेंट लाइन। और तीसरा वर्ड आता है बच्चे, ध्यान रखना, तीसरा आता है पैरेलल लाइन। ये तीन तरह की लाइन यहाँ पर हम कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नई चीज़ नहीं है, बस आपको यहीं से ध्यान रखना है। इंटरसेक्ट लाइन क्या होगा, जब दो लाइन, जैसे देखो इसकी मैंने इसकी लाइन ड्रॉ की, फर्स्ट जो इक्वेशन है इसको ड्रॉ किया और फिर मैंने इसको ड्रॉ किया, यदि ये एक पॉइंट पर ऐसे इंटरसेक्ट करें तो इनको हम इंटरसेक्ट लाइन कहेंगे, ठीक है। अब आप ये कहोगे सर क्या हम इनको इंटरसेक्ट करा के दिखाएंगे तब बताएंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको करना क्या है, तो एक बार बताइए, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे क्या होंगे, सिंगल ही तो होंगे। यहाँ पर भाई x की वैल्यू भी एक सिंगल होगी और y की वैल्यू भी सिंगल होगी। कहने का मतलब क्या हुआ, कंडीशन क्या आई यहाँ पर, यूनिक वाली कंडीशन आई ना, यूनिक वाली कंडीशन आई। तो जहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन हो, ठीक है, यदि लाइन को रिप्रेजेंट करें तो हम कह देंगे इसी कंडीशन के बेस पे कह देंगे हम, ठीक है, इसी कंडीशन के बेस पे यदि a1/a2 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू b1/b2 वाली कंडीशन बने तो हम कह देंगे लाइंस जो होंगी वो एक पॉइंट, वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। बात क्लियर है। ऐसे ही कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन का दूसरे लाइन के ऊपर इस तरीके से जाना, ठीक है, यानी कि एक लाइन का दूसरी लाइन के ऊपर जाने का मतलब क्या है कि ये हर पॉइंट पर आपस में क्या ओवरलैपिंग कर रही हैं, मतलब मीट कर रही हैं। तो क्या हो गया, बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए। हाँ, तो कहने का मतलब ये हुआ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 वाली जो कंडीशन होगी वो कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और पैरेलल लाइन की मतलब जब दो लाइन आपस में क्या कहीं भी इंटरसेक्ट ना करें। देखो यहाँ पर क्या किया था, इसने एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो यूनिक सॉल्यूशन हुआ, ओनली वन सॉल्यूशन। यहाँ क्या है, बार बार देखो, ठीक है, बार बार इंटरसेक्ट किया, देखो इंटरसेक्ट किया है तो एक लाइन का दूसरी लाइन पर ही क्या होगा, ओवरलैपिंग हो गई है यहाँ पे, ठीक है, कोइंसिडेंट हो गई है, ये एक के ऊपर दूसरी चली गई है। तो वहाँ पर क्या हो गया, मैनी सॉल्यूशन हो गए, ठीक है, ओके, मैनी बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए। अब देखो यहाँ तो ना तो वो इसके ऊपर होके गई है ना एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, तो यहाँ पर तो कहीं मिला ही नहीं ना, इन दोनों का मेल कहीं हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पैरेलल लाइंस है। और पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हुआ, जब मेल नहीं हुआ तो यहाँ कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन बन गई यहाँ पे। और नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन क्या होती है बच्चे, ये होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है, बात क्लियर है। तो यानी कि मैंने आपको इक्वेशंस के लिए भी और लाइंस के लिए भी, दोनों के लिए चीज़ें क्लियर कर दी हैं, ठीक है। चलें आगे, अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। आइए क्वेश्चन लगाते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने, ये रहा, देखो सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है ये रहा, सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x + 5y = 17 एंड 5x + 3y = 14 हैज़ आ यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई है आपको, देखो यूनिक वाली कंडीशन ये रही, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब हमको ये तो पता होना चाहिए भैया a1a2 और b1b2 क्या है ये। देखो ध्यान देंगे, यहाँ दोनों इक्वेशन को लिखिए पहले, आप पहले इस इक्वेशन को लिखो, क्या है यह 2x + 5y = 17, पहली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसको एक इक्वेशन का नाम दीजिए। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, दूसरी है 5x + 3y = 14, ठीक है। अब देखिए सबसे बात, अब इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, हमको ये पता होना चाहिए a1 क्या है, हमको ये पता होना चाहिए यहाँ पे। तो a1 की जो वैल्यू होगी
वो बच्चे देखो इक्वेशन 1 में जो x का कॉफिशिएंट होगा उसे मैं a1 कहूँगा, तो a1 हो गया 2। देखो ये बात मैं बार बार नहीं बताने वाला, एक बार में समझिए, ठीक है। और यहाँ देखो जो b1 की वैल्यू होगी वो y का कॉफिशिएंट होगा फर्स्ट इक्वेशन में, b1 1 इक्वेशन से आएंगी 5, ठीक है। और c1 क्या होगा मेरे पास, यहाँ हो जाएगा 17, या तो या इधर लेके चले जाइए इसे, देखो -17 हो जाएगा, बट देखो दोनों ही इक्वल के इधर साइड है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 17 लिख लीजिए, ठीक है। और ऐसे ही देखो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 में x का कॉफिशिएंट, और b2 क्या हो जाएगा मेरा 3, और c2 क्या हो जाएगा 14, ठीक है। ये ध्यान रखना इक्वल के दोनों तरफ, देखो इसके भी और इसके भी, ठीक है ना। यहाँ 17 यहाँ 14, यदि मान लीजिए 14 इधर है तो 17 को भी आप इधर लेके चले आना, फिर नहीं गड़बड़ हो जाएगी, रेशो चेंज हो जाएगा, रेशो का सिंबल चेंज हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये दोनों इधर साइड हों या फिर दोनों इधर साइड हों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम क्या, देखो 2/5 इक्वल टू 5/3 क्या आपस में इक्वल है? जी नहीं, बिल्कुल इक्वल नहीं है। यानी यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है ना, कौन सी कंडीशन, a1/a2, देखो ये a1 की तो वैल्यू है, a1/a2 ये b1/b2 के इक्वल नहीं आई, तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, हैंस these equations have unique solution। बात क्लियर, क्या है इनका यूनिक सॉल्यूशन, यही हमको प्रूफ करना था। चला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, बच्चे ध्यान देंगे। देखो CBSE 2019 पूछा गया क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, kx + 2y = 3 एंड 3x + 6y = 10 हैज़ आ यूनिक सॉल्यूशन। क्या है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x + 6y = 10, इसे इक्वेशन 1 नाम देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सबसे पहले क्या काम करेंगे हम, ये बोल रहा है कि हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, इस बार हमसे उसने बोल दिया है कि इन इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है ना वो यूनिक है, ठीक है। तो हम भी इस बात को लिख देंगे बिकॉज these equations have यूनिक सॉल्यूशन। क्या, यूनिक सॉल्यूशन। सो इसलिए तो क्या प्रॉपर्टी होती है यूनिक की, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ओके, ये होती है। अब देखो a1 की वैल्यू ये रही, हाँ यहाँ लिख लो आगे, a1 कितना हमारे पास k, और a2 कितना है हमारे पास 3, ऐसे ही b1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, और b2 की वैल्यू क्या हमारे पास 6, b2 6, ठीक है। ये वैल्यूज यहाँ रख दीजिए। c1 का कोई यहाँ यूज ही नहीं है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन की बात, यूनिक में क्या होता है, a1/a डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो k/3 डज नॉट इक्वल टू 2/6, देखिए 2 से 2 1 2, 2 3 6, यहाँ से क्या होगा k/3 डज नॉट इक्वल टू 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ आया k डज नॉट इक्वल टू 1, यानी k की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी हो सकती है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। बात क्लियर भाई, चलें आगे, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। और ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ एन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन हमको पता है क्या होती है भाई, कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इस बात को जरूर लिखेंगे आप, बिकॉज दीज इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसलिए ऐसा लिखा मैंने। अब देखो यहाँ से देखो, अब आप a1 की वैल्यू क्या है आपके पास, a1 की वैल्यू है बच्चे 2, a1 की वैल्यू 2, ठीक है। ऐसे ही b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू 7, ठीक है। और a2 की वैल्यू देखो यहाँ से k + 1
B2 की वैल्यू 2k-1 और C2 की वैल्यू देखो इधर ही है ना, 7 भी इधर ही है, ये भी इधर ही है, तो 4k+1 इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट कर दीजिए। इसमें पुट कर देंगे हम तो क्या आया 2/k+1 इक्वल टू 3/2k-1 इन दोनों से निकाल दीजिए। ठीक है, इन दोनों से निकल जाए k की वैल्यू तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वल में लिखो लिखो मत लिखो अगला। ठीक है, यहीं से कर दीजिए, यहीं से हो जाएगा। और आगे भी करना चाहोगे ना, c से निकालना चाहोगे तो उससे भी ये सेम निकलेगी वैल्यू। ठीक है, तो क्या आएगा 3k+3 इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 4k-2। ठीक है, इसको इधर लाओ, इसे इधर ले जाइए आप, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ हो जाएगा हमारा 3k-4k इक्वल टू -2 -3 या -k इक्वल टू आ गया -5 या k की वैल्यू निकल के आई बच्चे क्या 5, यहाँ k की वैल्यू क्या निकल के आई 5 निकल के आई। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। देखो इसी का ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट वही है बिल्कुल सेम कि इसी के लिए बोला है इसने, तो इसी का सेकंड पार्ट है ये, ध्यान रखना आप। ठीक है, हमारा क्या सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं और बोल रहा है k की वैल्यू फाइंड करो। 19 पूछा गया क्वेश्चन है, CBSE ने इसको 19 पूछा है बच्चे। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान देंगे। वही करेंगे हम, बिकॉज दिस इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, सो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। ओके, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, a1 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ लिख लेंगे आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ अब, बट आप एग्जाम में डायरेक्ट पुट मत करना, a1 b1 से मैंने ये क्वेश्चन किया है ना ऊपर वाला, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे आप। ठीक है, तो 2/k-1 इक्वल टू b अपॉन यानी कि 3/k+2 और इक्वल टू 7/3k। ठीक है, ये मैंने पहले पुट कर दी बच्चे। अब देखो या तो इन दोनों को ले लीजिए या फिर इन दोनों को ले लीजिए या फिर इन दोनों को ले लीजिए, जिसको आपको अच्छा लगे, किससे ले लीजिए वैल्यू सेम आएंगी। ठीक है, इन दोनों को ले लेते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, तो यहाँ क्या होगा 2 × k+2 और 3 × k-1 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो ये आया 2k+4 इक्वल टू 3k-3। ठीक है, तो यहाँ आया 2k+4 इक्वल टू 3k-3, इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर ले आइए, तो ये आया 2k-3k इक्वल टू -3 -4 और -k इक्वल टू आया -7 और k की वैल्यू निकल के आई बच्चे यहाँ से 7। बात क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आइए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमको करना है क्या है, हमको यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था पहले इस क्वेश्चन में, क्या था जो भी किया हमने सॉल्व, यहाँ केवल हमको k की वैल्यू पूछी थी, यानी कि अननोन वैल्यू सिंगल थी। यहाँ हमसे a और b पूछ रहा है, यहाँ पर 2 अननोन वैल्यू है हमारे सामने। हाँ, तो देख कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कंडीशन वही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट के लिए बिकॉज दीज इक्वेशन, इस लाइन जरूर लिखेंगे आप, बिकॉज दीज इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, सो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, इसके बाद आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज यहाँ मेंशन करके दिखाएंगे। ठीक है ना, लिख के दिखाएंगे, एग्जाम में जब करोगे क्वेश्चन तो वैल्यूज लिख के दिखाना। तो a1 की वैल्यू ये होगी बच्चे क्या 2a-1, a2 क्या होगा हमारा, a2 होगा 3 अपॉन में आ गया 3 इक्वल b1 क्या होगा 3 अपॉन b2 क्या होगा हमारे पास b-1 और c क्या होगा c1 5 और अपॉन क्या हो जाएगा 15। ठीक है, तो अब देखिए हमको करना क्या, हमको निकालना है इसका सॉल्यूशन, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बार एक काम करो, इन दोनों को ले लीजिए, टेकिंग यहाँ लिखेंगे टेकिंग 2a-1/3 इक्वल टू 5/15 का मतलब है 5 बन जा 5 5 3 जा 15, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आया 2a-1 इक्वल टू 1 गया इधर और 2a इक्वल टू हो जाएगा 2 बच्चे। ठीक है, 2a इक्वल टू 2 हो गया और a की वैल्यू क्या है 2 बन जा 2 1 से। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखिए हमने इन दोनों को लिया, इस बार इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है,
टेकिंग 3 अपॉन b माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 3, 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b माइनस 1 इक्वल टू 9, इसे रिजल्ट लेके जाएंगे और b इक्वल टू हो गया बच्चे 9 और 1 10, b की वैल्यू क्या निकल के आएगी 10 निकल के आएगी। बात क्लियर है? क्लियर। इस क्वेश्चन को भी CBSE 2019 में पूछा था बच्चे, देखिए ठीक है। ऐसे ही आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही सेम देखो इस क्वेश्चन को लगाना है, इस क्वेश्चन को लगाइए ऐसे ही लगाना सेम, ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। यदि आपसे नहीं होता है तो मुझसे पूछना, मैं कल बताऊंगा इसे आप, ठीक है। नहीं होता तो मुझे कमेंट कर देना सर नहीं हुआ, और हो जाए तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या आया, ठीक है। ओके बच्चे, ए और बी की वैल्यू आपको कमेंट में भेजनी है, ठीक है। चलें आगे, देखिए आगे चलते हैं और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये रहा अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। देखो जितनी भी कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं सभी के बेस पे क्वेश्चन लगवा दिए हैं, ठीक है ना। नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन देखो, बिकॉज दीज इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। और नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये तो प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए आप a1 की वैल्यू 3, तो ये आएगा 3 अपॉन a2 कितना है 6 इक्वल टू और b1 कितना बताइए, b1 की वैल्यू -1 और अपॉन में क्या है यहाँ पे -2 और डज नॉट इक्वल टू क्या होगा c1 बोले तो -5 अपॉन k, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से कहीं से भी निकाल लीजिए वैल्यू, ये तो देखो इसे मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 3 बजा 3 2, इससे कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन 2 और डज नॉट इक्वल टू -5 अपॉन के। या तो इनको साथ ले लो या इनको, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है बट ये इनके इक्वल नहीं है, तो क्या आएगा टेकिंग 1 अपॉन 2 डज नॉट इक्वल टू -5 अपॉन के। तो यहाँ देखो के डज नॉट इक्वल टू -10, ओके। ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन आएगी निकल के, नो सॉल्यूशन की कंडीशन के लिए के की वैल्यू ये निकल के आएगी बच्चे। बात क्लियर है ना? ओके ठीक है। जो गिवन कंडीशन होती है वो जरूर लिखना है यहाँ पे। उसके बाद a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू लिख के दिखाना और आफ्टर दैट सॉल्व करना, ठीक है। चलिए ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा, और इसको पूछा है CBSE ने 2009 यानी 2009 में। क्वेश्चन है kx प्लस 3y इक्वल टू k माइनस 3, ठीक है, और 12x प्लस ky इक्वल टू k। ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, कंडीशन वही है नो सॉल्यूशन वाली। नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन क्या? बिकॉज दीज इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, तो कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू k, ये रही a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू है 12 इक्वल टू b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू क्या है k, ठीक है, और डज नॉट इक्वल टू c1 यानी k माइनस 3 अपॉन k। तो अब हमको इसकी नीड नहीं है, हम यहीं से फाइंड कर लेंगे k की वैल्यू, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, इन दोनों को लेंगे तो k स्क्वायर इक्वल टू आ गया 36, ठीक है, k स्क्वायर इक्वल टू 36। याद इसको देखो फैक्टराइज कर लीजिए आप, या तो स्क्वायर हटाओ यहाँ से और अंडरवुड लगा दो 36 और क्या आ गया प्लस माइनस 6 आ गई k की वैल्यू, इसको यहीं छोड़ दो। या फिर एक काम कर सकते हैं आप, देखो k स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कर लो इक्वल टू 0 और k माइनस 6 एंड k प्लस 6 इक्वल टू 0। इफ k माइनस 6 इक्वल टू 0 देन k इक्वल टू 6, इफ k प्लस 6 इक्वल टू 0 देन k इक्वल टू -6, यानी k की वैल्यू 2 निकल के आई यहाँ से, एक 6 और -6। ओके बच्चे, बात क्लियर है, समझ में आई? देखिए बच्चे इन सब क्लासेस को आप एक सीक्वेंस में देखिए, ठीक है, और बढ़िया तरीके से रिवीजन कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बोर्ड क्लासेस में जो मार्क्स आने वाले हैं ना, बस उन्हें देखकर आप ये कहेंगे कि हाँ सर वास्तव में आपने हमको कुछ कंटेंट दिया है, ठीक है ना। एक क्वेश्चंस का बेहतरीन कलेक्शन है, इनको एक सीक्वेंस में देखो, बढ़िया से रिवीजन करो आप लोग, ठीक है। चलिए चलते हैं, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और बात करेंगे आगे कल एक नए टॉपिक के साथ।